ये इस कहानी का अगला भाग है। एक नकली संत। हो सकता है कि मुकुट राजकुमार ने उसके पास मौजूद जानकारी के आधार पर भविष्यवाणी करके सच्चाई का पता लगा लिया हो। वैसे भी भीमपुर राज्य में बहुत से लोगों के पास टेलीपोर्टेशन की कला नहीं थी। शायद यही वो सुराग था जिसकी वो तलाश कर रहा था। जब शिरीन गिर रही थी तब वो उसकी जांच करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो ये पता कर सके कि शिरीन को टेलीपोर्ट करना आता है या नहीं। शिरीन को लगा अगर मुकुट राजकुमार को उस पर संदेह है तो फिर पक्का चौथे राजकुमार को भी उस पर शक होगा, या फिर वो कुछ करने की फिराक में है। जब वो ये सब सोच रही थी तो संयोग से शिरीन ने चौथे राजकुमार के आगमन की ऊंची सी घोषणा सुनी। संत जयराम जी भी चौथे राजकुमार के साथ आ गए थे। शिरीन हैरान थी और उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। नीलम अंगूठी शिरीन के दिमाग में चिल्ला रही थी, अरे नहीं, दुश्मन आ गए, दुश्मन आ गए। अच्छे से उनका स्वागत होने के कुछ समय बाद चौथे राजकुमार और संत जयराम जी ने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर वजीर के निवास में प्रवेश किया। तीनों राजकुमारों और संत जयराम जी के आगमन से वजीर श्याम सिंह को बहुत गर्व और खुशी महसूस हुई। स्वाभाविक रूप से नौकरों ने उनके स्वागत के लिए कई तरह के जलपान तैयार किए हुए थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि अभिमानी चौथे राजकुमार ने वजीर के परिवार को एक ही बात कही। उसने भी कहा कि वो परिवार में खाने में शामिल होने के लिए वहां आया है और वो भी वजीर श्याम सिंह की सभी बेटियों के साथ रात के खाने में शामिल होने का अनुरोध कर रहा था। चौथा राजकुमार भी एक बहाना बनाकर आया था कि संत जयराम जी चिकित्सा क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं और वो शिरीन के जन्म निशान को एक नजर देखना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने इस यात्रा की योजना बनाने का निर्णय लिया और उम्मीद की कि वो शिरीन को सुशोभित करने में सक्षम होंगे। वजीर श्याम सिंह को संत जयराम जी की ये बात दिल तक छू गई और उन्होंने काफी अच्छी उम्मीदों के साथ संत जयराम जी को देखा। संत जयराम एक सफेद पोशाक पहने हुए थे, लेकिन उनका चेहरा हमेशा की तरह अभिव्यक्तिहीन था। उन्होंने शिरीन को देखा और अहंकार से कहा, मुझे अपना हाथ दिखाओ। शिरीन ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि वो जानती थी कि संत उसकी आत्मा की शक्ति का परीक्षण करने की कोशिश कर रहे हैं। उसने फिर उत्साहित होने का नाटक किया और उपचार प्राप्त करने के लिए वो इंतजार नहीं कर सकती थी। ऐसा भाव अपने चेहरे पर लाकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। संत जयराम जी ने स्वच्छता को प्राथमिकता दी, क्योंकि उन्हें किसी के द्वारा छुए जाना पसंद नहीं था। उन्होंने शिरीन को छूने से पहले उसकी कलाई पर एक सफेद रुमाल रख दिया। थोड़ी देर की जांच करने के बाद वो निराश लग रहे थे। उसने शिरीन के हाथ को जाने दिया और कहा, विषाक्त होने के कारण लाल जन्म निशान उसके शिशु अवस्था के बाद से उसके माथे पर जमा हुआ है। हम विषाक्त को हटाने के लिए उसके शरीर में नए रक्त को डालने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उसकी आत्मीय शक्ति का स्तर 8वें अंक पर होना चाहिए था। आत्मा की शक्ति बहुत जरूरी है ऐसे इलाज के लिए। दुर्भाग्य से उसके पास कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। मैं ज्यादा मदद नहीं कर सकता इस मामले में, मुझे खेद है। उसकी बात सुनकर सभी ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी। शशिकला ने राहत की सांस ली। वो बाहर से शिरीन के लिए बहुत उदास लग रही थी, लेकिन वो वास्तव में अपने दिल में राहत महसूस कर रही थी। कुछ बहनें उसके लिए दुखी महसूस कर रही थी, जबकि कुछ खुश थी। श्याम सिंह वास्तव में सुनकर काफी निराश हो गया था। वो हार नहीं मानना चाहता था और उसने पूछा, क्या कोई और उपाय नहीं है? संत जी, क्या आपको लगता है कि आपके गुरुजी इसमें कोई मदद कर सकते हैं? संत जयराम जी ने ठंडे लहजे में जवाब देते हुए कहा, आपकी बेटी की बीमारी का इलाज करना बहुत मुश्किल है। यहाँ तक कि एक परी भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। इसके अलावा मेरे गुरु किसी का भी इलाज ऐसे ही नहीं कर देते। कौन जाने आप संत भी हैं या नहीं? शिरीन ने बेबाकी से जवाब दिया। संत जयराम जी दंग रह गए। वो शिरीन पर चिल्लाए और बोले, तुम्हारा क्या मतलब है छोटी बिटिया? आप मुझ पर नकली मौर्य संत होने का आरोप लगा रही हैं। शिरीन धीरे से फुसफुसाई, आज तक हमने केवल एक मौर्य संत का नाम सुना है, लेकिन किसी ने भी उन्हें कभी भी व्यक्ति के रूप में नहीं देखा है। और आपका चिकित्सा ज्ञान वास्तव में बहुत बकवास और पिछड़ा हुआ है। उसने एक शैतानी मुस्कान दी और बोलना जारी रखा, बहुत ही ज्यादा बकवास है आपका चिकित्सा ज्ञान। कमरे में मौजूद सभी लोग बकवास शब्द को सुनकर चौंक गए थे। कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता था कि किसी ने ऐसे अपमानजनक शब्द से मौर्य संत का अपमान करने की हिम्मत की थी।
उनमें से अधिकांश के चेहरे पर एक हैरान हो जाने वाली अभिव्यक्ति थी। उन सबको लगने लगा कि शिरीन को कुछ मानसिक समस्या थी। हालांकि श्याम सिंह संत जयराम जी के बोलने के तरीके से बिल्कुल खुश नहीं थे, लेकिन वो शिरीन के लिए चिंतित भी थे और जल्दी से उसे रोकने की कोशिश करने लगे। बिटिया, मुंह बंद करो अपना। फिर उसने जल्दी से संत जयराम जी से माफी मांगी। मौर्य संत, इसे क्षमा कर दीजिए, यह भी युवा है। संत जयराम जी का चेहरा गुस्से से हरा हो गया था, क्योंकि पहली बार किसी ने उनके चिकित्सकीय ज्ञान पर संदेह किया था और यहाँ तक कि उनकी पहचान पर सवाल उठा दिया था। वो शिरीन के बदसूरत चेहरे पर जोर का थप्पड़ मारना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि शिरीन एक छोटी लड़की थी। होने के ठीक बाद शिरीन ने फिर से पूछा, क्या आप सच में मौर्य संत हो? संत जयराम जी ने गुस्से में जवाब दिया, बेशक, मैं मौर्य संत और मौर्य कबीले का अधिपति हूँ। भूदेव सिंह ने भी शिरीन को जवाब देने का इरादा किया और कहा, मैं मौर्य संत से कई बार मिला हूँ, मैं उनका गवाह बन सकता हूँ। फिर उसने थोड़ी देर के लिए शिरीन को देखा। वो उसकी शक्ल सूरत से नफरत करता था। वो शिरीन के चेहरे पर लाल जन्म निशान से नाराज था और वो कभी भी बदसूरत लोगों के लिए अच्छा नहीं सोचता था। वो परेशान था और उसने कहा, ए छोटी लड़की, क्या तुम सिर्फ इसीलिए सब कह रही हो क्योंकि संत जयराम जी ने आपको बताया कि आपके जन्म चिन्ह का कोई इलाज नहीं है? यही कारण है ना कि आप उन्हें ये सब कुछ कहने के लिए मजबूर महसूस कर रही हैं? यदि आप बदसूरत हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपका रवैया इतना ही बुरा है तो आप भविष्य में शाही परिवार का हिस्सा कैसे बन सकती हैं? उसने जो कुछ कहा वो वास्तव में बहुत ज्यादा बुरी बात थी। महादेव प्रताप सिंह के हाथ में चाय की प्याली थी जिससे वो चाय पी रहा था। फिर उसने भूदेव सिंह की बात खत्म होने के ठीक बाद मेज को जोर से पटक दिया। आप एक राजकुमार हैं भूदेव सिंह, अपना मुंह सोच समझ कर खोलें। भूदेव सिंह ने रोष में आकर महादेव प्रताप सिंह की ओर देखा और कहा, भाई, यह आपकी तरह है। हालांकि जो मैंने कहा उसमें कुछ गलत नहीं था। वो बदसूरत और बेकार है। रमाकांत राव के लिए उसे शादी कर पाना पहले से ही मुश्किल है और अब ये ऐसा व्यवहार कर रही है। अगर मैं उसे सबक सिखा रहा हूं तो उसमें गलत क्या है? भूदेव सिंह युवा होने के बाद से ही काफी लाड़ प्यार में पला बढ़ा था, जिस कारण वो बड़े होकर बहुत घमंडी बन गया था। इसके अलावा वो सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा करने के भी योग्य था। इसीलिए वो वास्तव में परवाह नहीं करता था कि मुकुट राजकुमार ने उसे क्या कहा है, लेकिन वो सिर्फ सबके सामने एक तमाशा खड़ा करना चाहता था। महादेव प्रताप सिंह ने उस पर एक ठंडी और भयंकर टकटकी लगाकर देखा। भूदेव सिंह उसकी टकटकी देखकर घबरा गया और उसने महसूस किया कि उसका बड़ा भाई अपने सामान्य स्वभाव से अलग पेश आ रहा है। उसने आखिरकार बात करना बंद कर दिया। शिरीन से बात करते हुए और चाय की प्याली से खिलवाड़ करते हुए महादेव प्रताप सिंह ने कहा, छोटी बिटिया का अपना अलग दृष्टिकोण रहा होगा। क्या आपको नहीं लगता कि उसकी अटकलों का खंडन करना जल्दबाजी होगी? इससे पहले कि आप उसकी बात पूरी तरह सुन सकें कि उसे क्या कहना है। वो सिर्फ इस तथ्य से नाराज है कि उसके जन्म निशान का कोई इलाज नहीं है। उसके पास ऐसी बातें करने का और क्या कारण हो सकता है? भूदेव सिंह परेशान था और उसने शिरीन को घूरते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारे पास क्या सबूत है जिसके आधार पर तुमने मौर्य संत पर ऐसे आरोप लगाए? यदि तुम अपने दावों को स्पष्ट रूप से साबित नहीं कर सकती हो तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें सबक सिखाऊंगा।